हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के 2026 में फिर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, अपने गांव में या फिर अपने वार्ड में पोस्ट खाली है तो वो कैसे पता करें। आप अपने गाँव में अगर पोस्ट खाली नहीं है, आप अपनी पंचायत के किसी दूसरे गाँव में फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। आप दूसरे वार्ड में किसी में फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है और उसने डॉक्यूमेंट्स अगर चेंज नहीं करवाए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। और किसी ने अगर चेंज करवा ली तो उसकी बात की क्या प्रोसेस रहने वाली है, मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें, तो ही आपके सारे डाउट्स यहाँ पर आपको क्लियर होंगे। समग्र आईडी में अगर कोई आपका इशू आ रहा हो या फिर आप परियोजना या फिर सेक्टर में कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो, समग्र आईडी डालने पर अगर आपको डेटा कुछ नहीं मिल रहा हो, समग्र आईडी में आपको समग्र आईडी ही आपको यहाँ पर नहीं ले रहा हो, आपके पास में राशन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो क्या आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में केवल और केवल डोमिसाइल या फिर आपका मूल निवासी स्थायी निवासी ही है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सारे डाउट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है chayan.mponline.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। पर आपको महत्वपूर्ण लिंक्स आपको देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी, फॉर्म कब से कब तक आपको भरने वाले हैं, और यहाँ पर आपको रिक्त पद कैसे आपको चेक करना है। फॉर्म भरने के लिए कौन सी लिंक पे आपको क्लिक करना है, 1 से लेके 13 जुलाई तक यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म आपका पेमेंट हो गया है, उसके बाद में अगर आपको पेमेंट फिर से करने का बोलता है या फिर आपको प्रिंट अगर आपको नहीं मिलती, दोबारा से प्रिंट कैसे प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पर आपको नीचे से सेकंड वाला है। और अगर आपको इसका डुप्लीकेट रिसिप्ट अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर से यहाँ से आप निकाल पाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी एक्शन बटन पे यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वापस से आपको लिंक वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। यहाँ पर नीचे से तीसरे नंबर पे यहाँ पर लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद है तो ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पर आपको एक्शन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी 9 अंकों की समग्र आईडी यहाँ आपको डालना है। ये कैप्चा दोस्तों, कैप्चा यहाँ आपको फिल करना है। उसका भी खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप केवल महिला फॉर्म फिल कर पाएंगे, पुरुष यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानकारी जरूर आप चेक करें, अगर आपके घर में कोई महिला है तो उनके लिए आप क्या क्या जानकारी आप यहाँ पर जुटा कर रख सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी यहाँ पर आपको देखना जरूर चाहिए। जैसे आपने खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपकी समग्र आईडी देखने को मिलेगा, जैसा भी समग्र आईडी में आवेदिका का नाम है वो देखने को मिल जाएगा। उसके पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर किसी की शादी हो गई है उसके बाद में अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवा लिए, समग्र आईडी आधार कार्ड वगैरह अगर आपने अपडेट करवा लिया है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाइफ ऑफ आपको नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद में फिर आपका डॉटर ऑफ यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। अगर किसी ने कुछ भी अपडेट नहीं करवाया, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको डॉटर ऑफ लिखा रहेगा, मतलब कि आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। उसके बाद में 10th की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके हिसाब से एज जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो मिनिमम 1 जून 2026 की स्थिति में यहाँ पर आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल कम से कम होना चाहिए। और आपकी जो एज है 18 से 35 साल के बीच में आपकी होना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य जनरल वाले, SC वाले और ST, और यहाँ पर आपको OBC वाले, इसमें यहाँ पर आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें EWS वगैरह यहाँ पर फॉर्म फिल आप नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर कोई कैटेगरी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको चेक करना है, आप मैरिड है या फिर आपका अनमेरिड है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे इसमें अगर आपका विधवा या फिर आपका परित्यक्त या फिर आपका तलाकशुदा है, इनमें आपको अतिरिक्त मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका जो भी आपका मैरिड या फिर अनमेरिड वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आप विशेष जाति जैसे कि आपका सहरिया, बारिया, बेगा या फिर जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हाँ या फिर नहीं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। समग्र आईडी में अगर किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत अगर आती है, समग्र आईडी डालने पर अगर किसी को कोई डेटा नहीं मिल रहा है, समग्र आईडी में आपको कहीं ना कहीं आपको अपडेट करवा लेना जरूरी है। यदि आपके सदस्य समग्र आईडी से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि हो तो आपको आवेदन करने से पहले आपकी सदस्य समग्र आईडी से संबंधित जानकारी कोई सही कराए और जानकारी अपडेट होने के उपरांत ये आवेदन यहाँ पर करें। यदि फिर भी समस्या हो तो यहाँ पर आपको संबंधित विभाग से यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। आपको समग्र आईडी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको आती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको समग्र आईडी को अपडेट करवा लेना है। उसमें आपके लोकल बॉडी में आपके जो भी आपको लगता है
जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद, नगर निगम, यहाँ पर आपको जो भी लोकल बॉडी लगती है वहां से आपको कॉन्टेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं पद है तो आवेदन यहाँ पर आपको करना है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले कि आपका जिला जो है वो कौन से संभाग में आता है, वो सबसे पहले आपको संभाग सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका परियोजना क्या लगती है, आपका सेक्टर क्या लगता है और आपका आंगनबाड़ी कौन सी लगती है। उसके बाद में आपका आवेदन करने तो पद आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपको अपने गांव में या फिर आपके वार्ड में पोस्ट खाली है या फिर नहीं खाली है। बस से यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से सेकंड नंबर यहाँ पर लिखा कि विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी। यहाँ पर आपको एक्शन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको देख सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद आपको खाली है। तो ये संभाग के हिसाब से डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 संभाग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका जिला जो है वो कौन से संभाग में आता है। ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से संभाग में आता है। तो सबसे पहले अपना संभाग यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका उस संभाग में आपका जिला कौन सा था वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं विकासखंड, आपका ब्लॉक क्या लगता है या फिर आपका तहसील क्या लगती है, वो इनमें से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इन तीनों में से कुछ भी आपका हो सकता है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का नाम आपको देखने को मिलेगा, आंगनबाड़ी का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कितनी पोस्ट खाली है और आंगनबाड़ी सहायिका की कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो सबसे पहले ये आंगनबाड़ी के नाम आपको देखने को मिलेगा और उसका अपनी जितनी पोस्ट खाली है वो यहाँ पर आपको 1 देखने को मिलेगा, जिसमें खाली नहीं है वो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे के मन में ये भी यहाँ पर डाउट हो सकता है कि अगर कोई गाँव से फॉर्म फिल कर रहा है तो गांव से फॉर्म फिल कर रहा है तो आपके पंचायत वाला आपके गांव में अगर आंगनवाड़ी नहीं है तो फिर आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे। फिर आप आपके पंचायत के जो भी आपका गांव लगता है वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी पंचायत में फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपका पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। कम क्या मतलब ना के बराबर हो जाएगी। तो चांस अगर आपके गाँव में अगर आंगनवाड़ी नहीं है या फिर आपके गाँव में आंगनवाड़ी है लेकिन वहां पर आपको कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, फिर आप अपनी पंचायत में जो भी गाँव लगता है वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चांस थोड़े से कम हो सकते हैं। इसमें नियम में क्लियर ये लिखा है, मूल निवास आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम या फिर नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड के स्थानीय निवासी यहाँ पर होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए आप राशन कार्ड या तो आपका पात्रता पर्ची या फिर आपका नगरीय क्षेत्र या मतदाता सूची में आपका बीपीएल में आपका नाम यहाँ पर आपको होना चाहिए। जिस गाँव के आप बिलोंग करते हैं उस गाँव के यहाँ पर आपका मूल निवासी या फिर आपका बीपीएल कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी या फिर मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, आपका या फिर अपने पति का या फिर आपका पिताजी का होना चाहिए। शादी के बाद में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिया है, ससुराल में करवा लिया है टोटली, तो फिर ससुराल का ही आपका मूल निवासी भी लगेगा और आपका वोटर आईडी अगर आपने मूल्य ससुराल की बनवा ली तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। बीपीएल या फिर पात्रता पर्ची में अगर आपका नाम जुड़ गया तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर नहीं जुड़ा है फिर पति का भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और किसी की शादी नहीं हुई उसके पहले अगर वो मायके का लगवा रहे हैं तो मायके का फिर आपका खुद का मूल निवासी बेटर रहेगा और आपका वोटर आईडी आपका बन गया तो ठीक है, नहीं फिर अपने पिताजी का आप लगा सकते हैं। बीपीएल या फिर पात्रता पर्ची अपनी में अगर आपका नाम है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले संभाग यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि संभाग से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपके उस संभाग में आपका जिला कौन सा था वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परियोजना, उस जिले के अंदर में आपकी परियोजना जो होती है, परियोजना क्या होता है कि एक परियोजना के अंदर में कई सारे सेक्टर यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परियोजना चेक करना है कि यहाँ पर आपका जो परियोजना वो कौन सी आती है। तो सबसे पहले परियोजना का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, आपका ब्लॉक हो सकता है, आपका तहसील हो सकता है, आपका विकासखंड हो सकता है। तो वो सबसे पहले परियोजना में आपका ये हो सकता है। उसके बाद में जो सेक्टर आते हैं वो सेक्टर आता है कि आपको उस परियोजना के अंदर में कितने सेक्टर डिवाइडेड है। तो जो भी सेक्टर आपके अंदर के में आता है वो सेक्टर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या कौन सा सेक्टर आपको लगता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उस सेक्टर के अंतर्गत में कितनी आंगनबाड़ी आती है वो आंगनबाड़ी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी उस सेक्टर के अंदर में जो आंगनबाड़ी का नाम आएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वो यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं कि आपका आंगनबाड़ी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका आवेदन करने हेतु कार्यकर्ता का जो भी पद खाली होगा, अगर दोनों खाली होगा दोनों यहाँ पर आपको फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर एक एक करके यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो जो भी पद खाली होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगा कार्यकर्ता, सहायिका होगा सहायिका, जो पद खाली होगा वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम या फिर शहरी क्षेत्र के विज्ञापित वार्ड के निवासी है। यहाँ पर आपको सिंपली यस करना, हाँ यहाँ पर आपको करना रहेगा। अगर आप पोस्ट खाली नहीं, मैंने आपको बता दिया कि आप अपने गांव में अपनी ही नगरीय क्षेत्र के वार्ड के दूसरे वार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि चांस न के बराबर है, लेकिन आप करना चाहो तो फिर यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मूल निवास से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल निवास से संबंधित आपको देना है। मूल निवास में क्या है आपके पास में,
अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी तो वोटर आईडी दे सकते हैं, और राजस्व विभाग से जारी निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवासी से संबंध में यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके पास मूल निवासी होगा, स्थायी निवासी यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं। उसके बाद में मूल निवासी के लिए यहाँ पर आपको चयन करता दस्तावेज का क्रमांक यहाँ पर आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका RSC नंबर शुरू होता है वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपका या आपके पति, पिता, माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड के BPL सूची पात्रता पर्ची में सम्मिलित है। मतलब कि अगर आपका जो नाम है, अगर आपका मान लो राशन कार्ड बना है, आपके माता पिता का राशन कार्ड बना है, तो उसमें आपका नाम है तो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं, आप हाँ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई उसके बाद में आपके ससुराल में आपके पति का भी अगर आपके वहाँ पर BPL कार्ड या फिर पात्रता पर्ची होगी, अगर आपका नाम नहीं भी होगा तो भी यहाँ पर आप यहाँ हाँ कर सकते हैं। अगर आपका नाम स्वयं का है तो यहाँ पर आपको स्वयं कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको शादी के बाद में अगर आप लगा रहे हैं पात्रता पर्ची तो यहाँ पर आपको पति का लगा सकते हैं। और अगर आपको शादी से पहले लगा रहे, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना लेकिन आप अपने माता पिता के राशन कार्ड में आपका नाम है तो यहाँ पर आपको पिता या फिर माता का लगा सकते हैं। तो इन तीनों के केस में यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपका BPL का क्रमांक जो भी होता है, आपका पात्रता पर्ची में पात्रता पर्ची क्रमांक होता है, और BPL में वहाँ पर आपको चेक करना है कि BPL का नंबर वहाँ पर कहाँ लिखा है, वो यहाँ पर आपको चेक करने देगा। क्योंकि पुराने बहुत सारे के पास में पुराना BPL कार्ड होगा और बहुत सारे के पास में पात्रता पर्ची होगी, तो पात्रता पर्ची या फिर BPL दोनों यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें लिखा है क्लियरली। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्या आपका या फिर आपके पति, पिता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र से संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नाम है। तो यहाँ पर आपको मतदाता सूची में नाम है, जो लड़की फॉर्म फिल कर रही है तो वो उसका खुद का वोटर आईडी बना है, और वोटर आईडी बना है फिर उसके मतदाता सूची में नाम है, खुद का नाम है, तो यहाँ पर आपको स्वयं का कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सरल क्रमांक आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको एक डाउट आपको क्लियर कर दूँ, सरल क्रमांक में यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर आपको नहीं डालना है, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है सरल क्रमांक, अगर आप नहीं ढूंढ सकते फिर आपको वोटर आईडी नंबर ही आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आप वोटर आईडी नंबर यहाँ पर आपको सरल क्रमांक में नहीं डालना होता। मतदाता सूची में नाम होना, इसमें आपकी जो एक लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उसके अंदर में आपका सरल क्रमांक होता है कि आपका जो नाम है वो कौन सी पेज पे लिखा हुआ है और उसमें कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, वो होता है सरल क्रमांक आपका। आपका मान लो वोटर आईडी नहीं बना है तो आपके पिताजी का बना होगा, हाँ कर सकते हैं पिताजी का, फिर हमारे को डालना पड़ेगा आपके पिताजी का उस पेज पे कौन से नंबर पे नाम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी बहुत लंबी प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद में अगर आपका शादी के बाद में अगर मान लो आपका वोटर आईडी चेंज आपने नहीं करवाया या फिर आपका वोटर आईडी नहीं बनाए, तो फिर आपके पति का बना हो, फिर आपके पति का अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तो वो यहाँ पर आपको पिता या पति दोनों में से कर सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो यहाँ पर आपको नहीं वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नहीं हो सकेगा। आपका BPL कार्ड में अगर किसी का भी नाम नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मूल निवासी फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दोनों कंडीशन में। देख सकते हैं कि पूर्ण पता मूल निवासी संबंधित यहाँ पर आपको फिल करना, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले आपका जो भी जिला है वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी तहसील है वो तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उस तहसील के अंदर में आपका ब्लॉक या फिर विकासखंड क्या लगता है वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको शहर, नगर, गांव या फिर घर, फ्लैट संख्या या फिर सड़क मोहल्ला यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपके पास आपका हाउस नंबर है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका गांव का नाम है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका तहसील या फिर पोस्ट है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर कोई सिटी से बिलोंग करता है यहाँ पर आपका वार्ड नंबर या फिर आपका हाउस नंबर जो भी लिखा होगा तो वो यहाँ पर आपको वार्ड नंबर वगैरह वो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका जो भी एरिया लगता होगा वो यहाँ पर आप सिलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट का लगता है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा वार्ड, यहाँ पर लिखा, ठीक है। आपका कंफ्यूजन नहीं हो सकता है यहाँ पर वार्ड का नाम डालना है या फिर आपको वार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर आपको बता दूंगा, आप वार्ड का नाम डालेंगे यहाँ पर आपको टाइप करेंगे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डिजिट डालेंगे यहाँ पर डल जाएगा। मतलब कुल मिला के ये यहाँ पर आपको कोई भी नहीं डल रहा, मतलब कि आपका वार्ड नंबर पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वार्ड का नाम नहीं, वार्ड नंबर पूछ रहा है। आपका जो भी वार्ड नंबर हो वो डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना। आपके आधार कार्ड के बैक साइड में पिन कोड लिखा था वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। जीमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले क्या करना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यकता है अनुसार जो योग्यता है वो यहाँ पर आपको 12वीं वाली है तो 12वीं का रोल नंबर यहाँ डालना है। उसका पासिंग ईयर डाल देना, उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आप लिखा क्या आवेदिका स्नातक या फिर स्नातक से उच्च डिग्री में उत्तीर्ण है, मतलब कि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन पास हो तो यहाँ पर आपको सिंपली हाँ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से अगर आपने PG भी कर लिया तो वो भी यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। उसके बाद हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में UG की या फिर आपको फाइनल की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदिका का कार्य अनुभव, तो कार्य अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई केंद्र का नाम, जैसे कि कभी आपने अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आपका आशा कार्यकर्ता कभी आपने कोई काम किया हो तो कार्य अनुभव के यहाँ पर कब से आप काम कर रहे हैं और कब से कब तक आपने किया है, और रिमार्क में अगर आप अपने हिसाब से कुछ डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में अगर दूसरा भी कोई अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर एड रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नहीं कर देंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पर आपको
ये कैप्चा वो कैप्चा यहाँ आपको डालना है, उसका भी आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे मैंने आपका आवेदन क्रमांक जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पर आपको कॉपी करके रख लेना है। जब तक आप पेमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पर भुगतान नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सबसे मेन ये है, सबसे पहले आपका आवेदन का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना। बहुत सारे स्टूडेंट को फोटो अपलोड करने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, किसी का 80% फेस का एरर आ सकता है या फिर किसी का यहाँ पर क्लियर विजिबल का फोटो यहाँ पर एरर आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आवेदक का फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रकार से फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। मूल निवासी से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मूल निवासी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसका अपलोड यहाँ पर आपको कर लेना है। उसका अपने आपका स्नातक की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर लें। अगर आपने पीजी की अगर मार्कशीट अगर आपने लगाई है, पीजी आप चाहते हैं यहाँ पर पीजी की भी मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें लिखा जरूर स्नातक है, लेकिन आप पीजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि स्नातक या फिर स्नातक से उच्च शिक्षा। तो अगर आपने पीजी है पीजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसका अपने आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपने बीपीएल पात्रता लगाई, बीपीएल या फिर आपका पात्रता पर्ची वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 118 रुपये आपको चार्जेस यहाँ पर डिडक्ट होगा। उसके बाद भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका पेमेंट भुगतान आपका हो जाएगा। जैसे आपका भुगतान हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि भुगतान है यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से प्रिंट आपको यहाँ पर निकाल लेना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गया, लेकिन आपको फिर से आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आपके पास में वापस से आ जाएगा। या फिर अगर आपको पेमेंट हो गया लेकिन आपको प्रिंट अगर आपको नहीं मिला या फिर कोई एरर आ गया है तो क्या करना, वापस से यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे से सेकंड नंबर भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान, ठीक है। तो अगर आपका भुगतान नहीं किया गया इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे आप क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालेंगे, उसका भी कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका भुगतान है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका भुगतान यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। अगर किसी का भुगतान नहीं है ऐसा लिखा रहेगा तो यहाँ पर आपको आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी पेमेंट आपका डिडक्ट आपके अकाउंट से हो गया होगा, लेकिन आपको रिफंड आ जाएगा 2 से 3 वर्किंग डेज में यहाँ पर आपको पेमेंट आपका रिफंड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अगर आपको रिसिप्ट निकालें, यहाँ पर रसीद या फिर द्वितीय प्रति आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, इसका और भी कोई अगर आपको नया अपडेट आता है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है कोई सवाल है तो आप जी कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।